Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. वेलकम गाइस। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर में एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, और इसमें हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे आज, फॉर्मेलिटी। इट इज डिफाइंड एज द, फॉर्मेलिटी क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स फार्मूला मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय एफ। देखो ये फॉर्मेलिटी जो है ये लगभग सेम है नॉर्मेलिटी की तरह और मोलरिटी की तरह। अगर हम फार्मूल की जगह हम मोल लेते, क्या लेते, मोल, तो बन जाता हमारा मोलरिटी। और अगर हम इधर इक्विवेलेंट वेट लेते, इक्विवेलेंट वेट जब लिया था हमने तो बन गई थी हमारी नॉर्मेलिटी। तो लगभग फॉर्मेलिटी जो है वो सेम है एज ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो अगर देखेंगे ये फार्मूला मास क्या, अगर फॉर्मेलिटी को डिनोट किससे करते हैं, एफ से, तो फॉर्मेलिटी एफ जो हो गया ग्राम फार्मूला मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू ग्राम फार्मूला मास क्या हो गया, हम देखेंगे एफ एन बी डिवाइडेड बाई वी, या फिर अगर ये है लीटर में, अगर हम मिलीलीटर में लेंगे तो बन जाएगा एफ एन बी डिवाइडेड बाई वी। मिलीलीटर में अगर है, ये लीटर में था, और ये अगर मिलीलीटर में लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें थाउजेंड के साथ, थाउजेंड के साथ। अगर यहाँ पर हम मोल ले जाते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मोल किसके बराबर होते हैं, ये आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एफ एम बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में होगा। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला होगा किसके लिए, फॉर्मेलिटी का, फॉर्मेलिटी का फाइनल फार्मूला। अब फॉर्मेलिटी, अगर हम मोलरिटी को देखेंगे, मोलरिटी किसके बराबर होती है, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये है मोलरिटी। अब मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस के तो किसका है, इधर है फार्मूला मॉलिक्यूलर मास और यहाँ पर है मॉलिक्यूलर मास। अब फार्मूला मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस हो गया, बाकी अगर जहाँ पर जिस जो सोल्यूट ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट, उसमें तो ठीक है मॉलिक्यूलर मास, लेकिन किसी सोल्यूट में अगर हम देखते हैं CH3COOH, अगर ये हम बेंजीन में इसका सोल्यूशन बनाते हैं, किस में बनाते हैं, बेंजीन में, तो इसके क्या हो जाते हैं, ये इसकी हो जाती है एसोसिएशन। अगर हम इसको मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3COOH एस्टिक एसिड का, तो ये बनता है, कार्बन 2 हैं तो 24 प्लस ऑक्सीजन 2 हैं तो 36, हाइड्रोजन 4 हैं तो 4, कार्बन 12 24, तो ऑक्सीजन 16 32, ऑक्सीजन 32, तो ये हो गया टोटल 60 ग्राम, 60 ग्राम। और अगर हम ये एक्चुअल में क्या करता है, बेंजीन में अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका देखते हैं हम, तो ये आता है हमारे पास कितना, 60 ग्राम। लेकिन अगर बेंजीन में सोल्यूशन बनाते हैं तो इसके बन जाते हैं डाइमर। क्या बन जाते हैं, डाइमर, CH3COH और CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में, तो ये बन जाता है डाइमर।
अब अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, तो ये डबल हो जाता है 120 ग्राम। 120 ग्राम ये हो जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास। कब? जब हम बेंजीन में इसको सोल्यूशन बनाते हैं, किसका? एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे बेंजीन में, तो ये मॉलिक्यूलर वेट हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें 120 ग्राम और एक्चुअल में होता है इसका 60 ग्राम। अब 60 ग्राम हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? 60 ग्राम। लेकिन अगर हम इसमें बेंजीन में सोल्यूशन बनाते हैं तो इसमें फार्मूला मास जो आता है FMB जिसको बोलते हैं, ये था MB और ये है FMB, ये कितना आता है? 120 ग्राम। इसका मतलब ये हम ऑब्जर्व कर ले हैं, ऑब्जर्व्ड मास है ये जो फार्मेलिटी में लगेगा वो ऑब्जर्व्ड मास लेना है हमने, ऑब्जर्व्ड मास, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। और ये जो है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ये डिफरेंस है इसमें मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मॉलिक्यूलर मास में। फार्मूला मॉलिक्यूलर मास में हम ऑब्जर्व्ड या फिर हम उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेंगे उसकी, तो इसमें लेंगे हम मॉलिक्यूलर मास में जो थ्योरेटिकल मास जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वो 60 ग्राम जो आएगा उसको हम बोलेंगे थ्योरेटिकल मास। और इसमें ये आ जाएगा जब ऑब्जर्व करेंगे हम एक्सपेरिमेंटली तो 120 ग्राम आ रहा है एसोसिएशन की वजह से। तो ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस जो आएगा ये फॉर्मेलिटी और इसमें मोलैरिटी में आएगा। अब हम देखते हैं ज़रा रिलेशन फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में। रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के दरमियान में अगर रिलेशन निकालेंगे तो फॉर्मेलिटी हो गया WB डिवाइडेड बाई FMB हो गया ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, और मोलैरिटी है वेट ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्यूट। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कौन सा है? थ्योरेटिकल इनटू वॉल्यूम। ये थ्योरेटिकल होगा, इधर मैंने T लिख लिया है थ्योरेटिकल, और ये जो है ये ऑब्जर्व्ड है। ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइड करेंगे, रेशो निकालेंगे हम इसको, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? F डिवाइडेड बाई M इज इक्वल टू, ये क्या है? WB डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास है ऑब्जर्व्ड, कौन सा है ये? ऑब्जर्व्ड इनटू V, और इसका डिवाइड करेंगे अगर हम तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ जाएगा M ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, ये कौन सा है? थ्योरेटिकल इनटू V डिवाइडेड बाई WB। अब देखो WB कट जाएगा, V कट गया। अब फॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई मोलैरिटी क्या हो गया? फॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई मोलैरिटी इज इक्वल टू MT थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई M ऑब्जर्व्ड। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट। इसको हम क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, ये कौन सा है? ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे हम इसको, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो ये होता है किसके बराबर? F डिवाइडेड बाई M जो है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास जो होगा किसका? सल्यूट का, डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड जो एक्सपेरिमेंटल हमने पाया। तो उसको अगर हम इसका रेशो जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास I के बराबर। इसको हम बोलते हैं वांट होप फैक्टर, वांट होप फैक्टर। ये हमें आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में, वांट होप फैक्टर I, लेकिन हम इसकी एक झलक आपने यहाँ पर देखी कि वांट होप फैक्टर क्या निकल कर आएगा, और इसको हम I के नाम से जानते हैं, वांट होप फैक्टर। अब देखेंगे फॉर्मेलिटी किसके बराबर हो गया?
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम वन टू फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, तो ये एक स्ट्रेट रिलेशन जो है वो निकल कर आता है हमारे पास। अब इसमें एम टी क्या था, एम टी जो है वो थ्योरेटिकल मास है जो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का निकाल दिया, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाता है हमारा, ये टोटल 23 और 35.58.5, तो ये हो गया थ्योरेटिकल जो हम निकालते हैं। जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास या फिर एक्सपेरिमेंटल। एमटी है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। और एमओ क्या है, मॉलिक्यूलर मास ही है ये भी, लेकिन ऑब्जर्व्ड, हम लिखेंगे इसको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन हमारे पास निकल कर आता है। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के दरमियान में क्या रिलेशन है। फॉर्मेलिटी ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाती है कंसंट्रेशन निकालने के लिए, और मोलैरिटी ज़्यादातर नॉन आयोनिक कंपाउंड जो होंगे उनकी निकालेंगे हम कौन सी कंसंट्रेशन। तो ये अलग अलग इस्तेमाल है। ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड होंगे तो वहाँ पर कौन सा होगा, फॉर्मेलिटी का ज़्यादा यूज़ होगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर, formality replaces molarity in ionic compounds. The term formula mass is used in place of molecular mass in ionic compounds because these exist as ions in solution and not as a molecules. अगर हम देखेंगे तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये मॉलिक्यूल्स में नहीं रहते हैं, जैसे ही इनका सोल्यूशन बनाएंगे तो इनके आयन ये जो है मॉलिक्यूल टूटकर आयन बना देंगे। तो आयन जो हैं इसकी वजह से हम मॉलिक्यूलर मास की जगह हम फार्मूला मास यूज़ करते हैं इनके साथ फॉर्मेलिटी में। जैसे हम लेंगे 0.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स 0.4 मोल ऑफ सोडियम, इसमें क्या हो जाएंगे 2 मोल देगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारा 0.4 मोल जो होंगे सोडियम के होंगे ऑन 0.2 मोलर। और क्या देंगे, एक तो दे देंगे ये 0.4 मोल बनेंगे इसके सोडियम के, सोडियम आयन, और 0.2 मोल दे देंगे ये हमें कार्बोनेट आयन के। बिकॉज इन एक्वस सोल्यूशन 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स 2 मोल ऑफ सोडियम एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट का 1 मोल देगा तो 0.2 में 0.2 ही रहेगा, तो वो हमें 2 मोल देगा, तो 0.2 मोलर में वो 0.4 हो जाएगा। यूनिट अगर हम देखेंगे फॉर्मेलिटी के यूनिट होते हैं ग्राम फार्मूला मास पर लीटर, तो इसको ये है इसके आगे यूनिट। अब फॉर्मेलिटी को अब हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इफ 2.02 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व्ड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट इट्स फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है हमारे पास, F इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई FMB मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। देखो WB क्या है हमारे पास 2.02 ग्राम डिवाइडेड बाई FMB हम निकालना पड़ेगा। KNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, KNO3 का आ जाता है हमारे पास 101, तो लिखेंगे 101 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है 500, यहाँ पर 1000 के साथ क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास, ये 2 के साथ कट जाएगा, ये भी 2 के साथ, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई
2.4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.04 फार्मूला मास पर लीटर। फार्मेलिटी अगर हम इसी में देखेंगे मोलरिटी, तो मोलरिटी भी यही होगी, क्योंकि इसमें हमें सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है कि हम और इसके आयन भी जो बनेंगे 1 मोलर इसका बनेगा, फिर 1 इसका बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इधर हम दे जाएंगे सीधा मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमें जो फार्मेलिटी यहाँ पर फार्मेलिटी जो होगी वो मोलरिटी के बराबर होगी। लेकिन एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि फार्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में क्या फर्क है। एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन टू फॉर्म 500 मिलीलीटर सोल्यूशन, देन फाइंड आउट मोलरिटी एंड फार्मेलिटी। अब इसमें दोनों चीज़ें निकालनी है। तो बेंजोइक एसिड हम जानते हैं कि बेंजीन में जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो ये डाइमराइज कर जाएगा। अगर इसका एक ये थ्योरेटिकल वैल्यू अगर हम निकालेंगे C6H5COH, बेंजोइक एसिड की आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है हमारे पास 122 ग्राम। लेकिन ये चूंकि बेंजीन में डाइमराइज कर जाता है और डाइमर वेट जो है वो उसका ऑब्जर्व जब हमने डाला था तो हमने सोचा क्या था, सोचा था 122 ग्राम होगा, लेकिन ये डाइमराइज कर गया है। तो ये ऑब्जर्व जब किया हमें एक्सपेरिमेंटली, तो ये इसका निकल कर आया, ये थ्योरेटिकल मास हो गया इसका, और ऑब्जर्व्ड जब हमने देखा इसमें ऑब्जर्व डबल हो गया था, ये हो गया 244 ग्राम। अब यहाँ पर फार्मेलिटी और नॉर्मेलिटी डिफर करेगी। अब इसमें देखेंगे हम फार्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगी, वेट डिवाइडेड बाई फार्मूला मास मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये कितना है हमारे पास, वेट इसका 2.44 डिवाइडेड बाई, अगर हम निकालेंगे इसमें ऑब्जर्व कितना आ गया 244 मल्टीप्लाइड बाई इधर आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 500। तो ये कट जाएगा इसके साथ 2, तो ये भी कट जाएगा। ये हो गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 100, 2 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 डिवाइडेड बाई 100, तो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 0.02 फार्मल सोल्यूशन। ये बन गया हमारे पास 0.02 फार्मल सोल्यूशन। अब देखेंगे हम मोलरिटी। मोलरिटी किसके बराबर होती है, मोलरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम। तो WB वही है हमारे पास 2.44 और ये है 122 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये 2, तो ये भी 2, ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.04 मोलर। अब यहाँ पर फार्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में अगर देखेंगे हम, ये फार्मूला मास लिया तो ऑब्जर्व्ड मास लिया, एक्सपेरिमेंटल मास लिया तो फार्मेलिटी निकल कर आई। अगर हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू ली तो मोलरिटी आ गई, और मोलरिटी जो है वो डबल है फार्मेलिटी से। तो ये डिफरेंस है फार्मेलिटी और मोलरिटी में। अब हमारी एक और कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की एक कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करें हम, ये 6 टर्म है हमारी, एक और टर्म है जिससे हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे, वो है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम बोलते हैं ppm। ये क्या चीज़ है इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। जैसा हम परसेंटेज के केस में करते थे वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन के केस में भी हम करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग क्या हो गया, 10 लाख। 10 लाख टाइम्स अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के मुकाबले में 10 लाख टाइम्स है तो उसको हम बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कितना सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व है पार्ट्स पर मिलियन सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन में। तो अगर हम देखेंगे उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 रेज़्ड पावर 6, या जिसको हम बोलेंगे 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास
आर बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन हो गया। मतलब एक कंपोनेंट जो है वो एक कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स दूसरे कंपोनेंट के मुकाबले में कितना है, तो उसको हम बोलेंगे पर मिलियन पार्ट्स। पर मिलियन पार्ट्स इस तरह से हम पर बिलियन भी लिख सकते हैं, पर मिलियन की जगह पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन भी हो सकता है, पार्ट पर मिलियन। तो जैसे हम परसेंटेज 3 तरीकों से एक्सप्रेस करते थे, उसी तरह से हम पार्ट्स पर मिलियन भी 3 तरीकों से एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें रिप्रेजेंट कैसे कि मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर सोल्यूट जो है वो ग्राम्स में है और वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास W डिवाइडेड बाई V, जैसे परसेंटेज के केस में आता था। वैसे ही मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूशन, तो W बाई W, इसमें वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स और वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। फिर आ गया तीसरी कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, V डिवाइडेड बाई V, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर हम लेते हैं इफ A एंड B आर टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, एक सोल्यूशन लिया हमने, उसमें दो कंपोनेंट्स है, उसमें मान लिया कि A जो है हमारा सॉल्वेंट है, ऐसा मान लेते हैं हम, और B को मान लेते हैं हम सोल्यूट, तो ppm कितना होगा? ppm ऑफ B अगर देखेंगे हम तो आ जाएगा मास ऑफ B डिवाइडेड बाई मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, क्योंकि ये टोटल सोल्यूशन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। मिलियन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलियन पार्ट नहीं मिल जाएंगे हमें। या फिर वॉल्यूम ऑफ B डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, ये तो मास हमने मास के केस में लिया है, ये वॉल्यूम के केस में इस तरह से लेंगे हम, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10⁻⁶ से, मिलियन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम तीनों तरीकों से निकालेंगे कि कैसे ppm हम निकाल सकते हैं। तो तीनों तरीकों से हम कैसे लिखेंगे, पहले है वेट बाई वॉल्यूम, इसमें आ जाएगा मास ऑफ द सोल्यूट ग्राम्स में, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10⁻⁶, या WB डिवाइडेड बाई V इंटू 10⁻⁶। अगर V बाई V में लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट मिलीलीटर और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 10⁻⁶। अगर W बाई W में लिखेंगे तो मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 10⁻⁶। तो इस तरह से हम पार्ट्स पर मिलियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलेंगे, जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंसंट्रेशन को, तो वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन, it is defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in the solution। तो इसमें क्या मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब हो गया कि अगर हमें बाइनरी सोल्यूशन लेते हैं A और B, तो जितने मोल A के मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हमने A का निकालना होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितने परसेंट होंगे, कितने मोल प्रेजेंट हैं टोटल मोल सॉल्यूशन के मुकाबले में। जैसे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं x के साथ। तो x क्या है? मोल फ्रैक्शन। इसको कई लोग जीटा भी पढ़ते हैं, लेकिन हम x से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसमें लिखते हैं फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स A एंड B। हमने दो कंपोनेंट लिए, बाइनरी सोल्यूशन है, ये हमने कोई कंपोनेंट A ये सॉल्वेंट है, और इसमें हमने कोई एक दूसरा कंपोनेंट, ये A कंपोनेंट था सॉल्वेंट, और इसमें B कंपोनेंट डाल दिया, इसमें ये बन गया हमारा सोल्यूशन A प्लस B। तब दोनों कंपोनेंट होंगे A और B। अगर हम इसमें देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा? XA इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? NA, क्योंकि मोल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N के साथ, NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन को।
मतलब मोल फ्रैक्शन आ गया कितने मोल ए के टोटल मोल्स में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो कितने मोल प्रेजेंट होंगे, बी के टोटल मोल्स, जो सोल्यूशन के टोटल मोल्स हैं उसमें बी के कितने मोल्स हैं उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और सोल्यूशन में कितने मोल हैं ए के उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और फर्दर अगर हम देखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। अगर टोटल मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करके टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यूनिटी। इसका मतलब हो गया दो अगर बाइनरी सॉल्यूशन में है तो एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 के बराबर। ये हम कैसे पता करेंगे, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को देखेंगे तो क्या आ गया था हमारे पास, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, और एन एक्स बी को अगर हमने देखा तो कितना आ गया, एन ए नहीं एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो अगर हम देखेंगे टोटल एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो कितना एलसीएम निकालेंगे तो ये एन ए प्लस एन बी ही आएगा, तो ऊपर से एन ए प्लस एन बी हो गया, इक्वल टू आ गया ये 1 के बराबर। तो इट मीन्स टोटल मोल फ्रैक्शन जो होगा एक्स ए प्लस एक्स बी, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। और साथ में ही मोल फ्रैक्शन सिंपली रेशो है, इसलिए इसके यूनिट नहीं होंगे। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, हैज नो यूनिट, hence it is a dimensionless quantity। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।